हर बड़ा बिजनेस कभी एक छोटे सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट दी स्टार्टअप शो। हमारे इस शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। तो देखिए, केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन बदलावों में 10 लाख रुपए के कंसाइनमेंट लिमिट हटाना और रिटर्न शिपमेंट्स को आसान बनाना शामिल है। दूसरी न्यूज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मीशो ने वॉइस बेस्ड शॉपिंग को बढ़ावा देने के लिए अपना जैन एआई असिस्टेंट यानी वानी लॉन्च कर दिया है, जो यूजर्स को बातचीत के जरिए प्रोडक्ट सर्च से लेकर पेमेंट तक पूरी खरीदारी करने में मदद करता है। कंपनी का लक्ष्य उन 50 करोड़ नए यूजर्स को जोड़ना है जो इंग्लिश या ट्रेडिशनल ऐप से कंफर्टेबल नहीं है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में। अगली खबर देखिए, भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच किचन टेक स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक कुकिंग सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं। इंडक्शन और स्मार्ट अप्लायंसेस की मांग में तेज उछाल भी देखा गया है। ये बदलाव न सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को बदल रहा है, बल्कि स्टार्टअप्स के लिए एक नया मार्केट अपॉर्चुनिटी भी तैयार कर रहा है। अगली खबर जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो ये है कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7,104 करोड़ रुपए के 29 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनसे करीब 14,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, यानी कि 14,000 से ज्यादा नौकरियां आ सकती हैं और 84,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन पाइपलाइन तैयार होगा। इस पहल का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है। अब देखिए आखिरी खबर जो है, गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी नसारा टेक्नोलॉजीज ने 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इस फंडिंग में कई इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं और इसका इस्तेमाल ग्लोबल एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस के लिए किया जाएगा। तो ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट, एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। देखिए, आज हम अपने सेगमेंट में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी क्रिएटर और फाउंडर से जिन्होंने ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर होने के साथ साथ अपना ब्रांड भी स्टार्ट किया। हमारे साथ हैं सारा सरोश, क्रिएटर एंड फाउंडर ऑफ इम्पल्स कॉफीज, जिन्होंने अपने आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदलकर नई पहचान बनाई है। सारा, आपका बहुत स्वागत है द बोनस पर। थैंक यू सो मच। सारा, इम्पल्स कॉफ़ीज़ का आइडिया आपको कैसे आया? मैं सबसे पहले तो इम्पल्स कॉफ़ीज़ के बारे में ही आपसे समझना चाहूँगी। ये ब्रांड बाकी कॉफ़ी ब्रांड से कैसे अलग है? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कॉफ़ी ब्रांड्स हैं, तो वाई इम्पल्स कॉफ़ीज़? तो इम्पल्स कॉफीज का जो स्टोरी है वो मेरे बचपन से रिलेट करता है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग मेरी नानी ने सबसे ज़्यादा की है और वो साउथ इंडियन बैकग्राउंड से है। साउथ इंडिया में मैंगलोर इज़ वन ऑफ द की प्लेसेस जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी बनती है। बट मैंने हमेशा देखा है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो हमेशा साउथ अफ्रीकन कॉफ़ी, अब्रॉड इंटरनेशनल कॉफ़ी की इतनी बात करते हैं और प्रीमियम कॉफ़ी का मार्केट में बहुत बड़ा गैप था जो कोई भी ब्रांड ने भरा नहीं था। इम्पल्स कॉफ़ी आज 4 साल से मार्केट में है और 4 साल पहले कोई भी ब्रांड आपको फ्लेवर्ड इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं दे रहा था। तो मुझे वही एक्सपीरियंस देना था लोगों को जो वो लोग कैफ़े में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि बहुत तरीकों में आप जो कैफ़े में कॉफ़ी पीते हो, एक कॉफ़ी का 400-500 रुपया देते हो और फिर जब घर आके आप वही घिसी पीटी कॉफ़ी पीते हो जो आपको लिमिटेड ऑप्शंस मार्केट में, वो बहुत डिफरेंस होता है क्वालिटी में। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को कॉफ़ी से इतनी प्रेफरेंस ही नहीं है, वो लोग हमेशा चाय की तरफ जाते हैं। सिर्फ वो लोग जिन्होंने इतनी नॉलेज प्राप्त की है कि वो लोग मशीन लगाएंगे और बहुत ज़्यादा अपने घर में कॉफ़ी ब्रू करेंगे, उनको वो नॉलेज है। बट आई फील लाइक आम जनता को वो कॉफ़ी का एक्सपीरियंस इंस्टेंट कॉफ़ी में कोई ब्रांड ने दिया ही नहीं
नहीं था। तो इम्पल्स के साथ हम इंस्टेंट कॉफी में वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो आपको कैफे में मिलेगा, जहां आपको पूरे जार का 400 रुपया देना है और आपको एक एक कॉफी मग का 400 रुपया नहीं देना है। एंड आप सर्विंग साइज भी बचा सकते हो, पैसा बचा सकते हो, और फिर भी आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। और आज हम 10 फ्लेवर ऑफर करते हैं, तो वो फ्लेवर वैरायटी में हमारी मेन स्पेशलिटी है, क्योंकि हर फ्लेवर एक यूनिक टेस्ट बर्ड को केटर करता है, एक यूनिक तरीके से पिया जा सकता है। बिल्कुल। डेविडॉफ भी हम देखते हैं कि ये कॉफ़ी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा बहुत फेमस है। तो आपकी जो कॉफ़ी है इम्पल्स कॉफ़ीज़, इसमें अलग अलग फ्लेवर जो दिए गए हैं, जैसे कि विचार ओवर वनीला की मैं बात करूँ, रात की रानी एस्प्रेसो की अगर मैं बात करूँ, ये नेम डिसाइड करने में क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे रहा? तो आप जानते होंगे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरी लाइफ पहले सोशल मीडिया पे ऑलरेडी थी, और ये ब्रांड एक मेरा एक्सटेंशन था। तो मुझे प्लेफुल वे में जाना था। जैसे कि आपने बोला कि डेविडॉफ ऑलरेडी प्रीमियम कॉफी में केटर कर रहा था, बट वो लोग ज्यादा रोस्ट के साथ खेल रहे थे, उनकी अलग अलग रोस्ट होते हैं। एंड आई फील लाइक अगेन आम जनता को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि उनको कौन से तरीके का रोस्ट चाहिए। तो आई वॉन्टेड टू गिव देम वैरायटी इन फ्लेवर्स। हमारे पास मोका, वेनिला, हेजलनट, कैरेमल, जैसे आप कैफे में जाके ऑर्डर करते हो मोका फ्रैपेचिनो, मोका कैपेचिनो, वैसे ऑप्शंस आप सीधा खरीद सकते हो हमारे वेबसाइट से, ऑलरेडी प्रीमेड फ्लेवर्स। और इनके नाम यूनिक इसलिए रखने थे, जस्ट टू बी प्लेफुल, जस्ट टू केटर टू द इंडियन मार्केट। तो मोका पे चौका, रात की रानी एस्प्रेसो वाज नेम्ड बिकॉज मेरी दादी मुझे रात की रानी बुलाती थी और मैं रात भर पढ़ाई करती थी और कॉफी पीती थी, तो दैट इज वेयर दैट वर्ड केम फ्रॉम। एंड ऑल्सो रात की रानी इज अ वेरी पावरफुल फ्लावर, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है, और हमारी एस्प्रेसो कॉफी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है। तो एवरी कॉफी इज नेम्ड आफ्टर द स्टोरी इट ब्रिंग्स एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग इन द जार। बिल्कुल। कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट किया, देन फिर उसके बाद आपने ये जो ब्रांड है इम्पल्स कॉफ़ीज़ ये स्टार्ट कर दिया। दोनों के बीच में अगर मैं टर्निंग पॉइंट देखूँ, क्या टर्निंग पॉइंट आया, क्या स्ट्रगल रहा कंटेंट क्रिएशन से लेकर अब तक का आपका जो जर्नी रही है, वो स्ट्रगल की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, सारा क्या चैलेंजेस फेस किए? आई थिंक चैलेंजेस एज अ फाउंडर, तो हर रोज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत लगी जाती है कि कुछ न कुछ बिगड़ेगा और फटेगा और आपको डील करना है उसके साथ। कंटेंट क्रिएशन के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है फाउंडर लाइफ से। वो स्विच बहुत जल्दी ही कर लिया था, बिकॉज जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तभी इट वाज नॉट अ वेरी फ्रूटफुल बिजनेस। बहुत लोग कंटेंट नहीं कर रहे थे, तभी ब्रांड्स इतने स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं करते थे, और मेरी डिग्री जस्ट खत्म हुई थी, पढ़ाई जस्ट खत्म हुई थी। तो आई डिडंट वांट टू पुट ऑल माय एग्स इन वन बास्केट, इसीलिए मैंने एक बिजनेस भी साइड में शुरू किया था। तो इम्पल्स कॉफी शुरू तो साइड हसल से हुआ था, बट आज जब मैं कंटेंट क्रिएशन में एकदम सेटल्ड फील करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया है, तो मैं अपनी सारी एनर्जी एकदम I would say consciously focus करती हूँ towards the business, and that shift happened last year. तो इसलिए अब मेरा पूरा एनर्जी अटेंशन सारा मेरे स्टार्टअप को ग्रो करने में जाता है। प्रॉब्लम्स, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लास्ट ईयर आई थी, जब मैंने जस्ट बिजनेस पे ध्यान देने लगी, हमारा स्केल हो रहा था और बहुत अच्छे से हमारा ब्रांड ग्रो कर रहा था। तभी अक्टूबर में दिवाली से पहले हमारी वेयर हाउस में आग लग गई थी, और दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई हैव एवर फेस्ड एज अ फाउंडर। आई डोंट विश दैट अपॉन एनीवन एल्स कि आप मतलब मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ा था, पूरा इन्वेंट्री वापस परचेज करके, नए वेयर हाउस के साथ पार्टनरशिप करके हर चीज हमको दोबारा सेटअप करनी पड़ी थी। एज अ सोलो फाउंडर वो काफी चैलेंजिंग था, बट वी बाउंस बैक विद इन 5 days, वी वर बैक। और हमारी कम्युनिटी ने हमारा बहुत साथ दिया इन दैट टाइम। बहुत लोगों ने हमको हेल्प की, रिपोस्ट किया, शेयर किया हमारी स्टोरी, एंड दैट जस्ट समहाउ टर्न्ड अराउंड एंड इवन बिकेम अ पॉजिटिव मोमेंट मार्केटिंग वाइज एंड फॉर पीपल टू नो अबाउट आवर ब्रांड। बिल्कुल। बिल्कुल। एंड पर्सनल स्ट्रगल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हार्मोनल एक्ने को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आपने एक टाइम पर दिखाया था। क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा, अगर मैं लाइफस्टाइल क्रिएटर्स की बात करूं, ब्यूटी क्रिएटर्स की बात करूं, काफ़ी इन्फ्लुएंस आपसे हैं। तो क्या ऐसे में स्टार्टिंग में हेजिटेशन था इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें बताना, और उसके बाद फिर क्या आपको लगता था कि मैं अपना एक ब्रांड स्टार्ट कर पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हम देख रहे हैं कंपटीशन देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, जब मैंने कंटेंट शुरू किया, मैंने इसीलिए ही शुरू किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे दिखने वाले लोग इंटरनेट पे नहीं हैं, क्योंकि उनको वो विजिबिलिटी ना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में मिल रही थी, ना उनको टेलीविजन पे मिल रही थी। देयर इज नोबडी जो एक्ने के साथ, स्ट्रेच मार्क्स के साथ अपने
दिखाएगा अपने आप को, बट सभी लोगों को होता है और वो इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए मैंने कंटेंट शुरू किया। तो मुझे कभी वो हेजिटेशन फील नहीं हुआ कि मैं अपने आप को एक फिल्टर लगा के दिखाऊं, या मेकअप भी मैं इसीलिए करती थी ताकि मैं अपने नेचुरल फीचर्स को एनहांस कर सकूं, और मैंने लोगों को वैसे ही करना सिखाया है। तो आई फील लाइक विथ माय कम्युनिटी काफी लोग उस डायरेक्शन में एम्पावर हुए हैं कि आपको आपकी स्किन जैसी है उसी को ट्रीट करना है और उसी से बेनिफिट करना है, क्योंकि कोई कोई लोगों को जेनेटिकली ये सारी इश्यूज होती हैं, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। कमिंग टू द competition in the market and in business, I would say at every point there will be competition in every industry. आज की तारीख में with AI and all the new tech, everything is saturated. Content creation saturate हो गया है, business saturate हो गया है, और बहुत सारे players आ जाते हैं, but it's always लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो जो सबसे ज्यादा लंबी रेस में दौड़ेगा वही जीतेगा। दैट इज वॉट आई ऑलवेज फील, एंड आज 8 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, तो दौड़ते तो रहना ही है। बिल्कुल। एंड कोई भी काम अगर हम करें तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सालों तक आपका हाई कंसिस्टेंसी इस तरीके से मेंटेन करके रखना मेंटली और क्रिएटिवली कितना चैलेंजिंग रहता है? It is challenging, especially balancing two different roles is very challenging, क्योंकि like content के लिए you need to be creative, you need to come up with new ideas, and business के लिए you need to be very focused, look at numbers and एकदम strategically काम करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है हर रोज मैं एक नया रोल लेती हूँ। एक दिन मैं सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ के एडमिन रिलेटेड नंबर्स क्रंचिंग वो सब करती हूँ, और फिर दूसरे दिन बैठ के आई सिट इन द हाउस एंड आई कम अप विथ न्यू क्रिएटिव आइडियाज कि हम प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले करेंगे, या मैं जो ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ उनके लिए मैं क्या क्रिएटिवली बना सकती हूँ। So that is one of the major like switching two roles, but it's also fun. सोशल मीडिया पर सारा हम देखते हैं कि परफेक्शन बहुत ज़्यादा है, परफेक्शन का प्रेशर भी है कई क्रिएटर्स के ऊपर, या फिर कोई ब्रांड अगर स्टार्ट कर रहे हैं और उनका ब्रांड अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं है और वो सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपना ब्रांड जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश में है, आपको लगता है कि प्रेशर है इस टाइम पर परफेक्शन का सोशल मीडिया पर? आपने ऑथेंटिसिटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है ये भी मैं समझना चाहूँगी। आई थिंक परफेक्शन का वैल्यू अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी आप अगर आप देखोगे तो ऑथेंटिक कंटेंट ज्यादा परफॉर्म करता है। ऑफ कोर्स एआई के आने के बाद तो एआई कंटेंट सबसे ज्यादा, अब ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स एआई से लड़ रहे हैं कि किसका कंटेंट ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि एआई वीडियोस बहुत ज्यादा परफॉर्म करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बट ऑथेंटिसिटी इज व्हाट इज पिकिंग अप। लाइक आई हैव सीन जो क्रिएटर्स बस अपनी गाड़ी में बैठ के फोन पे लगा के बात करते हैं, या मेकअप करते समय जब मैं बस अपने ऑडियंस से बात करती हूँ, या एकदम रॉ रियल व्लॉग्स बनाती हूँ जहाँ मैं रियल टाइम जो हो रहे हादसे वगैरह सब कुछ डिस्प्ले कर पाऊँ, तो वो ज्यादा कंटेंट चलता है एज अपोज टू एकदम हाई प्रोडक्शन एड, या एकदम मैंने एकदम अपनी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी एड बना दी, उस पर इतने व्यूज या कन्वर्जन नहीं आएंगे जितना वो ऑथेंटिक स्टोरी पे आएंगे। राइट। इन्वेस्टर्स खुद ही इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट की या फिर कोई कहीं से फंडिंग आपको हुई इम्पल्स कॉफीज के लिए? No, currently it's bootstrapped. It's fully funded by me, but we are looking for funding. तो आपने इसे बूटस्ट्रैप रखा है, फंडिंग न लेने का डिसीजन आपका जो है वो कितना स्ट्रेटेजिक था? स्टार्टिंग में क्योंकि मैं बिजनेस में इतनी इन्वॉल्व नहीं थी और मैं उसको स्केल नहीं कर रही थी, इट वाज नॉट अ स्केलेबल बिजनेस, तो मुझे फंडिंग नहीं चाहिए थी, बिकॉज मुझे वो मुकाम पे चाहिए जब मैं उसे स्केल कर सकूं। अब जब स्केल कर रही हूँ तो इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक मूव कि दिस इज अ स्केलेबल बिजनेस, इट हैज पोटेंशियल, एंड देन एनी इन्वेस्टर वुड बी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस जो दैट शोज गुड नंबर्स। तो इट इज स्पेशली एट द टाइम जब मैं एज अ फाउंडर उस बिजनेस को टाइम दे सकती हूँ, एंड दैट इज नाउ। क्या आप मानते हैं कि एक क्रिएटर का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिला है कि पहले एक नोन फेस आप हो गई सोशल मीडिया पर, और उसके बाद आपने जब अपना ब्रांड स्टार्ट किया, इम्पल्स कॉफ़ी स्टार्ट किया, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला, तो वो जो ट्रस्ट था ऑडियंस का वो बना? जरूर, लाइक जो भी ट्रस्ट मैंने बनाया उसकी वजह से लोग बिना प्रोडक्ट ट्राई किए या किसी के रिव्यू के लिए रुके ही हमारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। लाइक हमने अभी ये सैशे बॉक्स लॉन्च किया था, और ये सैशे बॉक्स का तो बिना लाइक हमने ऑर्डर किए ही इसके प्री ऑर्डर्स ले लिए और तभी 2 बार सोल्ड आउट हो गया था। तो ऐसी चीजें सिर्फ तब हो सकती है क्योंकि वो ट्रस्ट मैंने एज अ क्रिएटर बिल्ड किया है इस ब्रांड में, एंड पीपल आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्टोरी ऑफ द ब्रांड एंड दे नो द क्वालिटी ऑफ द ब्रांड। बीइंग अ क्रिएटर, ऑफ कोर्स एन ऑथेंटिक क्रिएटर, ये ऑडियंस पुल में ले आ पाई हूँ, स्टार्टिंग से ब्रांड प्रॉफिटेबल इसीलिए लगा है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी वो तो मुझे पहले ही मंथ की सेल में वापस मिल गई बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कम्युनिटी आई हैड बिल्ट ऑनलाइन।
बिल्कुल। सारा क्रिएटर लेड ब्रांड्स में सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है। आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ रही जो इम्पल्स कॉफ़ीज़ को अलग बनाती है? आई थिंक क्रिएटर लेड ब्रांड्स का एक इशू ये हो जाता है कि क्रिएटर्स को लगता है जिस तरीके से कंटेंट क्रिएशन चल रहा है वैसे ही बिजनेस चलेगा, बट ये बहुत अलग मॉडल है। हर बिजनेस का एक अलग तरीका होता है। राइट। जिस मार्क डी टू हम इसे D2C बिजनेस बोलते हैं, तो D2C बिजनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इवन अ मार्केटिंग बिजनेस और इवन एन एजेंसी और इवन अ मैन्युफैक्चरिंग लाइन। लाइक मेरे डैड मैन्युफैक्चरिंग लाइन से आते हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उनका नॉलेज मुझे पास डाउन हो पाया, क्योंकि उनका और मेरा नॉलेज एकदम डिफरेंट है। जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा है और उन्होंने अपना बिजनेस चलाया है, वो जमीन आसमान का फर्क है। तो नो बिजनेस मॉडल्स आर द सेम, एंड आई फील इन्फ्लुएंसर्स फेल टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि आपको क्रिएटर बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंटेंट बनाओगे या प्रोडक्ट बनाओगे तो वो अपने आप बिक जाएगा। आपको हर एक चीज D2C बिजनेस की सीखनी पड़ेगी। ऑपरेशन, शिपिंग कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, कैसे मैनेज करना है। इवन समथिंग लाइक इंश्योरेंस, मुझे कभी मालूम नहीं था कि इंश्योरेंस जैसी चीज होती है, और मैंने लिया होता तो मेरे वेयर हाउस फायर का मुझे मिल जाता कवर, बट मैंने वो लिया नहीं था। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको करके सीख के फिर आगे बढ़ना है। इट्स अ डिफरेंट मॉडल ऑफ बिजनेस ऑल टुगेदर। इट डजंट वर्क लाइक कंटेंट क्रिएशन। बिल्कुल। कांस और यूट्यूब फैन फेस्ट जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जाना आपके ब्रांड और करियर को कैसे इम्पैक्ट करता है सारा? आई थिंक इट एड्स क्रेडिबिलिटी टू द वर्क जो मैंने इतने साल से किया है। लाइक कम्युनिटी तो आपको पहचानती है, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ इतने लोग मुझे पहचानते हैं, हाय बोलते हैं। दैट इज द कम्युनिटी दैट आई हैव बिल्ट। बट इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाकर ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिलती है, एंड ऑल्सो इंडियन रिप्रेजेंटेशन होता है। सो यूट्यूब फैन फेस्ट में तो इट्स लाइक यू आर परफॉर्मिंग फॉर योर फैंस, एंड दैट इज एन एक्सपीरियंस दैट मैं कभी रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज इट वॉज अमेजिंग टू बी ऑन स्टेज एंड बी हूटेड एंड cheered एंड परफॉर्म फॉर योर फैंस। एंड कैन में इट इज अ ग्लोबल एक्सपीरियंस, यू आर ऑन अ डिफरेंट थ्रेशोल्ड। आप इंटरनेशनल लोगों के साथ हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, एंड इट डेफिनेटली challenges me as a creator to think out of the box for these events. बिल्कुल। और फोर्ब्स टॉप 100 डिजिटल स्टार्स में आने के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में क्या कोई बदलाव आया है? तभी वो एक्चुअली बहुत जल्दी हुआ था फोर्ब्स का, और मेरे बहुत स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ही हो गया था। आई वुडंट से कि इम्पल्स कॉफीज को कुछ बेनिफिट मिला उससे, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर या एब्सोल्युटली जो ब्रांड्स मुझे ट्रस्ट करते हैं वो और भी ज्यादा मुझे मेरे साथ काम करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। सो दोज थिंग्स डूड एड अप। बिल्कुल। क्या अभी इम्पल्स कॉफीज प्रॉफिटेबल है? सिंस द लास्ट 3 months नो, बट उससे पहले यस। आगे क्या प्लान है? किस तरीके से इसको दोबारा से इसको प्रॉफिट में लेकर जाना है? क्या कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो जो 3 मंथ में आप उसे नहीं अचीव कर पाएं, या फिर कुछ चेंज स्ट्रेटेजी में करना हो? तो आज तक हमने कभी एक्चुअली मार्केटिंग पे स्केल करके, स्पेंड करके उसे ग्रो करने की कोशिश नहीं की है। हमने हमेशा मेरे ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म से जो हमको रीच मिल रही है मेरे नेम से, वो ही ऑप्टिमाइज किया है। तो थोड़ा कैश बर्न तो करना पड़ता है टू बी एबल टू ऑप्टिमाइज एड्स एंड टू रीच न्यू प्लेटफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वट एवर बर्न हैज हैपेंड इज हैपेंड टू स्केल द कंपनी, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। सो सस्टेनेबली भी ग्रो किया जा सकता है, बट हम थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच में जा रहे हैं, तो इसलिए स्लाइट बर्न तो होगा ही। बिल्कुल। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रांड्स कोलैबोरेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई भी ब्रांड स्टार्ट होता है तो उसके बाद कोलैब करना स्टार्ट होते हैं, देन उसके बाद जो ब्रांड है उसकी ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। ब्रांड कोलैबोरेशन जाहिर सी बात है आप लोग करते होंगे। डिसीजन जो लेते हैं आप कोलैब करने का, कैसे उसको फ्रेमवर्क किया जाता है, कैसे डिसीजन होता है? तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने एक इवेंट किया था प्लम बॉडी लविंग के साथ। वो एक फ्रेग्रेंस बॉडी केयर ब्रांड है, तो वो ब्रांड के साथ जब हमने कोलैबोरेट किया तो उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो फ्रेग्रेंसेस हमारी कॉफी फ्रेग्रेंसेस से बहुत मैच करती है। मतलब उनके पास कैरेमल बॉडी लोशन है, हमारे पास कैरेमल। तो इट इज लाइक अ सिंक्रोनी जो बैठ सकता है, जो आप इवेंट पे भी एक्सपीरियंस करा सकते हो लोगों को। एंड एडिशनली ऑल्सो हम देखते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस हमारी टारगेट ऑडियंस से मैच करती हो, बट हम 2 अलग ऑडियंसेस को, मतलब दे विल गेट माई ऑडियंस, माई कस्टमर्स, एंड वी गेट देयर कस्टमर्स, बट वी स्टिल शेयर द सेम टीजी बिकॉज प्राइस कैटेगरी सेम है। सो वो बेसिस पे हम ब्रांड्स चूज करते हैं जिनके साथ हमको कोलैबोरेट करना है। बिल्कुल। वैल्यूएशन अगर आप शेयर करना चाहें तो? I don't think that would be the right. I would be able to do that. Yeah. ठीक। आने वाले कुछ सालों में अगर मैं 5 ईयर मैक्सिमम अगर मैं लूँ टारगेट, तो इम्पल्स कॉफीज को आप कहाँ देखती हैं?
हर एक घर में, दैट इज माई टारगेट कि इम्पल्स हर एक घर में होगा। जैसे लोगों को चाय पीने की आदत है, वैसे घर पे उनको कैफे लाइक कॉफी पीने की भी आदत हो जाएगी, एंड इम्पल्स कॉफीज विल बी केटरिंग टू दैट। वेरी नाइस। आज के क्रिएटर्स सारा जो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, उनको आप क्या कोई सलाह, कोई स्ट्रेटेजी या कोई प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगी? जो ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, आई वुड से कि आप पहले अपना कंटेंट बेस अच्छे से बना लो। अपना कंटेंट बेस के साथ आप फुल्ली सैटिस्फाइड हो तभी अपना ब्रांड स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने आई थिंक बिगेस्ट गलती ये की कि जब ब्रांड स्टार्ट किया तभी मैंने अपना कंटेंट बेस बनाया नहीं था। मेरी इंस्टाग्राम पे 100 के भी नहीं थी, सिर्फ 10 के फॉलोअर्स थे। तो वो मेरा पूरा एनर्जी मेरा कंटेंट बनाने में चली जाती थी और ब्रांड बिल्ड करने में नहीं। तो आई वुड ओनली रेकमेंड बिल्डिंग अ ब्रांड, वन विथ a co-founder and two with being able to give it time to build your brand अच्छे से। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसकी अलग ऑडियंस है, उसको कोई ब्रांड स्टार्ट करना है, तो क्या ऐसे में ऑडियंस इन्फ्लुएंस नहीं होती है या फिर इम्पैक्ट नहीं करती है? वो उस ब्रांड पर कैसे शिफ्ट होगी? आई थिंक जैसे कि मेरा कंटेंट पहले ब्यूटी था, बट मैंने जब कॉफ़ी ब्रांड स्टार्ट किया तभी मैंने बहुत कॉन्शियसली लाइफस्टाइल कंटेंट स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मेरी ज़्यादा फॉलोअर्स थी। तो ब्लॉग्स वगैरह के जरिए से लोगों को ऑलरेडी पता चलने लगा कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैं एक तरीके से अपनी कॉफ़ी लेती हूँ, मेरा नॉलेज है कॉफ़ी के पीछे। तो आई थिंक कंटेंट का रिलेशन होना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर मैं जाके कोई वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म मैंने लॉन्च किया होता तो इट वुड बी मेकिंग नो सेंस एंड पीपल वुड नॉट रिलेट टू इट। सो देयर हैज टू बी सम रिलेशन बिटवीन यू एंड योर ब्रांड फॉर श्योर। बिल्कुल। And thank you so much, Sarah. It was nice talking to you, and best wishes for Impulse Coffees. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. तो देखिए, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। ये हमारा अगला सेगमेंट, आखिरी हमारा सेगमेंट, और इसमें हम एक पॉलिसी डिकोड करने वाले हैं। देखिए, पॉलिसी डिकोड में आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की। ये स्कीम स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ाने के लिए बनाई गई है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत देखिए कैसे हुई, ये हम बता देते हैं आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए। शुरुआती स्टार्टअप्स को फंडिंग देने की सरकारी योजना है ये, और इसके ये की फीचर्स हैं। आइडिया से प्रोडक्ट बनाने के लिए मिलती है आर्थिक मदद, तो इसके जरिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। आइडिया से प्रोडक्ट बनाने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो सरकार करती है। प्रोटोटाइप टेस्टिंग और मार्केट एंट्री में भी मदद जो है वो की जाती है। 20 लाख तक ग्रांट प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी इसमें मिलता है। अब देखिए, आपको बता दें कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 50 लाख तक की फंडिंग भी इसमें दी जाती है। इंक्यूबेटर्स के जरिए मेंटरशिप और सलाह भी इसमें दी जाती है, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस इसमें आपको दी जाएगी। अब सवाल ये है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखिए, आपको बता दें कि अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी कि आपका DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका स्टार्टअप बहुत ज़्यादा पुराना है और आप चाहते हैं कि आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत आप इसमें अप्लाई कर दें, आपको कुछ सरकारी मदद मिल जाए, तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए इसे आप अवॉइड करें। स्टार्टअप 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इनोवेटिव और स्केलेबल बिजनेस आइडिया भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोसेस क्या है वो आप जान लीजिए। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसके लिए अप्लाई करने का। देखिए, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड आपको करना होता है। ऑनलाइन रजिस्टर्ड का इसमें प्रोसेस है, आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया और पिच जानकारी आपको वहां पर देनी पड़ेगी। आपका क्या बिजनेस आइडिया है, क्या पिच है आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की, वो वहां पर सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इंक्यूबेटर सिलेक्शन के बाद स्टार्टअप को अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि जो सरकारी मदद है वो आपको इस स्कीम के तहत मिल जाएगी। यानी ये स्कीम आइडिया स्टेज से लेकर बिजनेस लॉन्च तक स्टार्टअप्स को पूरा फाइनेंशियली मेंटरशिप सपोर्ट देती है। तो ये थी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसका उद्देश्य नए आइडियाज और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लेट्स स्टार्ट द स्टार्टअप शो में बस इतना ही। नमस्कार।
है।